तो चिल्ड्रन लास्ट हमने ये पढ़ा था, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मुकेश अंबानी जी के पास पैसे तो बहुत हैं, बट कष्ट ये है उनका कि उनका बेटा सीए नहीं बन पाया। आप सीए तो बन गए, बट आप एनजीओ में फ्री में नौकरी कर रहे हैं, आप पैसे नहीं लेके आते हैं घर में। ये आपके पापा मम्मी की प्रॉब्लम है। तो पैसे हैं, बट सोशल वर्क, चैरिटी, ह्यूमैनिटी, ये सब कुछ है ही नहीं। इंसानियत खत्म हो गई। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा बट डेवलपमेंट नहीं होगा। समझ में आ गया? पैसे नहीं है बट दया, धर्म, भावना वगैरह बहुत करते हैं आप। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बट ग्रोथ नहीं। तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हमने रीजन पढ़ा था कि क्या जरूरत है इसकी पढ़ाई करने की, कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, या कंट्री अगर इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है बट डेवलप नहीं कर पा रही। अफगानिस्तान में पैसे हैं ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट वहां पे जनरली एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत गिरा हुआ है, टेररिज्म वगैरह बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है बेसिकली। तो दे आर इकोनॉमिकली ग्रोइंग बट दे आर नॉट इकोनॉमिकली डेवलपिंग। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं चिल्ड्रन। रेडी टू अंडरस्टैंड दिस? कोई क्वेरी तो नहीं थी लास्ट लेक्चर्स में चिल्ड्रन? चलिए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस हम पढ़ रहे थे बच्चों। एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। ये एक ताऊजी नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे, 84 ईयर्स जिए। इनका नाम क्या है? साइमन कुजनेट। मतलब कूटे गए थे नेट के अंदर बांध के ना। साइमन्स नट्स इनका नाम है। KUZ साइलेंट है। रशियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। सर ये खुद ही क्लियर नहीं है कि रशियन थे कि अमेरिकन। रशियन अमेरिकन मतलब ये पैदा हुए रशिया में, वहीं पले बड़े। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सो कॉल्ड इनको बुला लिया गया होगा। अमेरिका, चाइना ऐसे काम करते रहते हैं कि दूसरे देश के पढ़े लिखे लोगों को अपने पास बुलाओ ताकि वो कुछ अच्छा करें, इन्वेंशन या डिस्कवरी, तो उनकी कंट्री का नाम हो जाए। 1971 में इनको नोबेल प्राइज में मिला था। किस चीज पे? इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ पे काफी बात की। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर्टिफाइड तरीके से 1971 से पहले शायद वी वर टोटली इग्नोरेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में आ गया? खांसी जुकाम से मरने वाले लोग बहुत थे दुनिया में। इंश्योरेंस कंपनी सो कॉल्ड कॉम्पनसेशन भी देती थी, बट कोविड के खांसी जुकाम से मरने वाले रिसेंटली आए हैं। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हर कंपनी को बोला कि भैया कोविड का अलग एक पॉइंट ऐड करो पॉलिसी में, कि कोविड से मरेगा तो और क्लेम दिया जाएगा उसको। वही चीज यहां पे भी होगी बच्चों। 1971 से पहले एवरी टीचर यूज्ड टू टीच एंड एवरी स्टूडेंट यूज्ड टू स्टडी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज है। बट उसके बाद चीजें बढ़ के आई कि नहीं भाई, ग्रोथ और डेवलपमेंट एक चीज नहीं है। ग्रोथ इज जस्ट कनेक्टेड विद मनी, छोटा सा एकदम सूक्ष्म ज्ञान है। डेवलपमेंट इज ऑल राउंड। तो आपके स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, नो डाउट, बट पब्लिक स्पीकिंग आप नहीं सीख पाए अपने स्कूल डेज में। आप स्पोर्ट एक्टिविटीज में अच्छे नहीं थे, तो यू मे बी अ गुड इंजीनियर बट यू वोंट बी एबल टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज पे आपने ध्यान दिया ही नहीं बेसिकली। ओके, तो एजुकेशन डजंट मीन्स कि दो सब्जेक्ट, दो लाइन पढ़ लिए सब हो गया बस। नो नो नो, यू शुड बी अ कंप्लीट डेवलप्ड ह्यूमन बॉडी। सो ये काफी लोगों के मुकाबले पहले ऐसे थे जिन्होंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, इन दोनों के ऊपर अलग अलग बातें लोगों को बताई। तो यहाँ पे लिखा भी है, आई वॉन्ट एवरीबडी के लोग डेफिनेशन लिखें। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द प्रोसेस वेयर पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर ये होती क्या है पर कैपिटा इनकम? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। कंट्रीज इनकम इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? national income, and when we divide this by the total population, answer is per capita income. अब मैं इसमें आपको एक भयंकर ज्ञान देने वाला हूं जो शायद ही आपको किसी बुक में मिलेगा। ये क्या है सर? माय पॉपुलेशन? आपके घर की पॉपुलेशन? ना ना ना, इट इज चिल्ड्रन मिड ईयर पॉपुलेशन। सर मतलब अप्रैल 1 को कंट्री की पॉपुलेशन जो होगी बच्चों, क्या मार्च 31 को भी वही होगी? नो। तो हम कंट्री की अप्रैल 1 की पॉपुलेशन लेंगे। सर पॉपुलेशन तो एवरी देन एंड नाउ बढ़ती करती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेटा 1 अप्रैल का ले लेंगे और एक पर्टिकुलर डेटा 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर का ले लेंगे।
दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। दैट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? मिड ईयर पॉपुलेशन। तो आपको 99.9% जगह पे टेक्स्ट मिलेगा पर कैपिटा इनकम का, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। रियलिटी में बच्चों पॉपुलेशन नहीं होता, इट इज एवरेज पॉपुलेशन और मिड ईयर पॉपुलेशन। अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट मिड ईयर पॉपुलेशन? पॉपुलेशन एट द स्टार्ट प्लस पॉपुलेशन एट द एंड डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस व्हाट? मिड ईयर पॉपुलेशन। और एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूं, आपके पापा की सैलरी या बिजनेस की अर्निंग पर मंथ 2 लाख, मम्मी के बिजनेस से अर्न करती है फैमिली 1 लाख, टोटल कितनी फैमिली इनकम? 3 लाख। और टोटल घर में 10 लोग हैं सब मिला के, तो चिल्ड्रन पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? 30,000। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम स्विट्जरलैंड की है, हमारी सबसे कम नहीं है, बट स्विट्जरलैंड के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। तो जरा आप इसको लिख लीजिए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट पर कैपिटा इनकम वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। बट जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशनल प्रोफाइल, लॉन्गेविटी, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, खुश कितने हैं आप, दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अपडेट क्विकली चिल्ड्रन। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। तो सबको ये बात समझ में आ गई? तो यहां पे लिखा भी है टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, आईसीसीबीएसई हर बच्चे को क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके ज्ञान लेना चाहें तो आपको मेरे चैनल पे एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें एनआई करके नेशनल इनकम करके कुछ वीडियोस हैं, अभी वो चैप्टर 12 में चल रहा है, 4-5 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देखकर नेशनल इनकम का पूरा ज्ञान ले सकते हैं। वैसे तो 12th क्लास के सिलेबस में ही है, बट थोड़ा बहुत आप जानना चाहें तो आप ले सकते हैं ज्ञान उससे कि कैसे इनकम वगैरह कैलकुलेट होती है। 12th क्लास में बीट आईएससी और सीबीएसई 8 to 12 मार्क्स से न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलिए, तो टोटल कंट्री के तरक्की को कैसे मेजर करेंगे चिल्ड्रन? नेशनल इनकम। ये कुछ ऐसी कंट्रीज करती हैं जिनको पता है कि बस पैसा कमाओ, खुश रहो चाहे ना रहो। कंट्रीज लाइक भूटान, बर्मा, म्यांमार, ये लोग नेशनल इनकम से अपनी कंट्री की सक्सेस को मेजर करते ही नहीं है। इनका सक्सेस मेजर करने का तरीका क्या है? पीपल आर हैप्पी और नॉट, दे हैव अ गुड हेल्थ और नॉट, दे हैव लॉन्ग एज और नॉट। समझ में आया? तो चाइना, यूएस में पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं जाओ थोड़ा खेलो कूदो, थोड़ा मेडल लेके आओ। हमारे यहाँ तू इंजीनियर ही बनेगा, अगर कुछ और बना मैं तेरे घर से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारे बच्चे बेचारे जो नहीं भी पढ़ना चाहते उनको भी इंजीनियर बनना पड़ता है, और आईटी में जाके सुसाइड कर लेते हैं वो। ऐसा पुल बनाते हैं जो हाँ, या तो ऐसा पुल बनाते टूट जाता है। क्यों? डिस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट था ही नहीं, इंटरेस्ट था ही नहीं। तो बगैर इंटरेस्ट के मम्मी अगर खाना ही बनाएंगी ना, आपका पेट तो भर जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा उस खाने में। तो जिस दिन खाने में टेस्ट आए, समझ लीजिए अरे मम्मी तो मन से ही बनाती हैं, नालायक कहीं का। गॉट इट क्लियर? जो कुक आ रही है उसने मन से नहीं बनाया खाना। मैं कैसे बोल सकता हूँ मम्मी ने मन से नहीं बनाया? मम्मी तो हमेशा मन से बनाती हैं। थोड़ा मन कहीं भटक गया तो एमडीएच मसाला डाल दिया तो मन पूरा हो गया। गॉट इट क्लियर? गॉट इट क्लियर? चलिए, कभी कभी बोलते हैं ना मम्मी से आज खाना बहुत बढ़िया था, आज टिफिन में आलू की सब्जी जैसी बनी थी आज तक कभी बनी ही नहीं। तो समझ लियो वो मन वाला कॉन्सेप्ट है, बस वो कॉस्मिक एनर्जी है उसके अंदर। ठीक है, तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है देश की तरक्की को मेजर करने के लिए। फर्स्ट इज चिल्ड्रन नेशनल इनकम एंड अदर इज पर कैपिटा इनकम। क्योंकि यू पीपल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक लाइन में बता सकता हूं कि नेशनल इनकम क्या होती है। पूरे देश की जो सेल होती है ना बच्चों, दैट इज नेशनल इनकम। आप मेरे वीडियोस को देखिएगा, आपको कुछ मिलेगा उसमें, पूरे कंट्री की सेल, पूरे कंट्री में जितना सामान बिक रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके कोशिश करता हूं आपको नेशनल इनकम समझाने की, शायद आपको समझ में आएगा। Children, this red box, rectangle, whatsoever you say, is visible to all? And the black border line that I have drawn? Visible now? आप इस पूरे जगह को कंट्री लाइक इंडिया समझ लीजिए, कंट्री लाइक इंडिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? दिस इज मिस्टर एक्स। कौन है सर ये? थोड़ी देर में बताऊंगा कौन है। दिस इज वाई, दिस इज उजड मतलब जेड, एंड दिस इज बबलू का भाई डब्ल्यू।
ही इज द अल्टीमेट कंज्यूमर इन द कंट्री। समझ में आ गया? ही इज द रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, he is the mill owner, and he is the farmer. फार्मर ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, कुछ खेती बाड़ी की चिल्ड्रन, और 2 लाख रुपीस की गेहूं उगाकर बेच दी। किसको बेच दी? वाई को बेच दी। वाई ने गेहूं खरीदी, अपनी मिल में उसको क्रश किया, आटा बनाया, बोरे में पैक किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज की, वर्कर्स को हायर किया, लैंड जिससे लिया तो उसको किराया दिया, जिन वर्कर्स को हायर किया था उनको सो कॉल्ड वेजेस दी, जिनसे पैसा उधार लिया तो उसको इंटरेस्ट दिया। ये सारे खर्चे मिला के मिस्टर वाई के 3 लाख रुपए के हैं, और 2 लाख रुपए उन्होंने गेहूं खरीदते टाइम एक्स को दिया था। तो उन्होंने 5 लाख का आउटपुट प्रोड्यूस किया बच्चों, और किसको बेच दिया? जेड। तो एक्स का जो आउटपुट था चिल्ड्रन, दैट वाज हाउ मच? 2 लाख। वाई का जो आउटपुट था चिल्ड्रन, दैट वाज 5 लाख। हाउ मच आउटपुट was created by Mr. X? Please answer again. 2 lakh, 2 lakh. Excellent answer. 2 लाख रुपए का सामान लिया, खर्चा पानी वगैरह 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 किया चीजों पे, और 5 लाख में जेड को चिपका दिया सामान। तो मिस्टर वाई ने कितने रुपए की मनी मूवमेंट कंट्री में क्रिएट की बच्चों? 3 लाख। समझ में आ गया? तो एक्स का कंट्रीब्यूशन मॉनेटरी टर्म्स में कंट्री में कितने का था? 2 लाख। और वाई का कितना था? 3 लाख। मिस्टर जेड ने 5 लाख रुपए की सो कॉल्ड वो खरीदी, आटा वगैरह, उनको बोरियों में पैक तो मिला ही था, थोड़ी ब्रांडिंग वगैरह कर दी, दुकान पे बढ़िया तरीके से उसको रखा, कस्टमर्स को आटा खाने के फायदे गिनाए, और अल्टीमेटली ये आटा इन्होंने फर्दर 6 लाख रुपीस में बेच दिया टू द कस्टमर्स कॉल्ड डब्ल्यू। तो बच्चों इनका टोटल आउटपुट कितना हो गया? 6 लाख। और कितने एडिशनल रिसोर्सेस क्रिएट किए? 1 लाख। तो व्हाट इज 3 + 2 + 1? 6 लाख। तो ये 6 लाख रुपए का प्रोडक्ट जो डब्ल्यू को बिका, और 6 लाख आपने यहां से भी कैलकुलेट किया, इसको बोलते हैं बच्चों वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कंट्री के अंदर टोटल इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई हैं, तो इन्होंने कितना ऐड किया कंट्री में मनी? 2 लाख। इन्होंने कितना ऐड किया? और इन्होंने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मिस्टर एक्स वाई और जेड ने ये जो रिसोर्सेस कंट्री में ऐड किए, इन्होंने क्या किया? बेसिकली इन्होंने अपने वर्कर्स को वेजेस पे किए, जिस लैंड पे इनकी फैक्ट्री या बिजनेस सेंटर था रेंट पे किया, देयर आफ्टर जिससे मनी बोरो किया था बच्चों उसको इंटरेस्ट पे किया। क्या ये गुरुद्वारे में लंगर खाएंगे जाके? अपने घर में खाना खाएंगे ना? तो दे अर्नड सम प्रॉफिट। तो ये जो 6 लाख रुपीस आपको नजर आ रहा है टोटल चिल्ड्रन, इसमें कुछ ना कुछ वेजेस है, कुछ ना कुछ रेंट है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली incomes are classified in these 4 basis parameters only. वाह, रेस्ट इन पीस। समझ आ गया? तो पूरी कंट्री की इनकम कितनी है चिल्ड्रन? 6 लाख रुपीस। अब मान लीजिए पूरे देश में सो कॉल्ड 100 लोग हैं पूरे देश में। सर 100? आप तो कहते कंट्री इंडिया और 4 लोग। अरे इनकी शादी भी तो हुई है, कम से कम एक वाइफ होगी, बच्चे होंगे, समधी होंगे, ग्रैंडसन एंड ऑल दैट। टोटल 100 लोग हैं चिल्ड्रन। तो किट्टम किट्टू कर देते हैं इसको, 0 0 बन गया हीरो। पर कैपिटा इनकम इज व्हाट? 6000। नेशनल इनकम वाज व्हाट चिल्ड्रन? 6 लाख। मान लीजिए यूएस की ये 10 लाख है चिल्ड्रन। तो यूएस बेटर है कि हम बेटर है? यूएस बेटर हो गया ना? समझ में आ गया? तो ये कुछ शॉर्टकट तरीका था आपको समझाने का नेशनल इनकम होती क्या है। सर बाहर से भी तो कंट्री में कुछ पैसे आते हैं, सर कंट्री के बाहर कुछ जाता भी है। अब वो सब बहुत ब्रॉड है जो आप 12th में ही पढ़ोगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा याद रहेगा आपको हमेशा।
ओके, तो यूएस वाले हमसे ज्यादा खुश क्यों हैं, उसकी भी रीजन बताता हूं। हमारी कमाई देश भर की 6 लाख बच्चों, और यूएस की कितनी है 10 लाख, लगभग 4 लाख ही ज्यादा कमा रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन 100 है, उनकी जो पॉपुलेशन है ना वो हमसे आधी है, बेसिकली हमसे आधी है। इसलिए एवरेज अमेरिकन सीम्स टू बी रिचर देन एन एवरेज इंडियन। 0 0 कट गया, 5 1 जा 5 2 जा 1 2 3 4, तो पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई चिल्ड्रन 20,000। तो हमारी इनकम 6 लाख और उनकी इनकम 10 लाख, तो इनकम में ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए पर कैपिटा में 3.5 गुने का डिफरेंस आपको नजर आता है। नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं, पक्का, कॉपी डाउन। सो चिल्ड्रन, नेशनल इनकम में ये जीडीपी और जीएनपी भयंकर भयंकर टर्म्स हैं, पक्का। तो ये आप मेरे 12th वाले वीडियोस अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा, नहीं तो अभी के लिए आप तोते की तरह रट के काम चला सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस ऑफ क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। सो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जीडीपी, डी शब्द का मतलब डोंकी नहीं होता, डी का मतलब डोमेस्टिक, जीएनपी, एन का मतलब हो गया नेशनल। अगर मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था चिल्ड्रन, फिर से स्क्रीन पे आ रहा है ये, अगर ये सिर्फ इंडिया के अंदर की कहानी है, डू नॉट इन्वॉल्व एनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आई रिपीट चिल्ड्रन, डू नॉट इन्वॉल्व एनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये जो 6 लाख रुपए आपको नजर आ रहा है ना बच्चों, ये आपकी डोमेस्टिक इनकम है। कौन सी इनकम, डोमेस्टिक। बट अगर आप इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी जोड़ लेते हैं तो ये सो कॉल्ड ओपन इकोनॉमी बन जाता है, और तब ये डोमेस्टिक इनकम नहीं होती, तब नेशनल इनकम होती है। तो डोमेस्टिक और नेशनल में फर्क होता है, सिर्फ कंट्री के अंदर की जो इनकम होगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से नहीं हो रही है तो डोमेस्टिक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी ले लिया, आप क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बन गए। ओपन इकोनॉमी का मतलब ये नहीं कि सब घर के ताले खुले हुए हैं, वी इंडल्ज आवरसेल्फ इनटू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स आल्सो, देन आवर डोमेस्टिक इनकम विद इंपोर्ट से जो पैसे गए और एक्सपोर्ट से जो आए विल मेक दैट एज व्हाट चिल्ड्रन, नेशनल इनकम। समझ में आ गया। अपने घर को जहां पे आप रहते हैं उसको इंडिया समझ लीजिए, और पड़ोसी के घर को विदेश। आपके घर में जो पैसे कमाए जा रहे हैं वो डोमेस्टिक, और पड़ोसी को भी एक कटोरी दाल देके 100 रुपए ले लिए, दैट बिकम्स नेशनल। समझ में आ गया। तो इंडिया में जो भी इंडिया के अंदर कमाया जाता है इट इज डोमेस्टिक इनकम, जिसे आप जीडीपी बोलते हैं। इंडिया ने कुछ एक्सपोर्ट किया, मनी केम इन, कुछ इंपोर्ट किया, मनी वेंट आउट, इनको भी कंसिडर कर लेंगे तो डोमेस्टिक इनकम क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। और अगर अफगानिस्तान जैसी कंट्री की बात करें जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है, दे आर द क्लोज्ड इकोनॉमी, दे आर, मान लीजिए अब थोड़ा सा ओपन हो गए, पहले तो एकदम ही क्लोज थे, उनकी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम विल ऑलवेज बी सेम, क्योंकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ करते ही नहीं है। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, चलिए। सो ये कंटेंट क्लियर हो गया चिल्ड्रन। तो ये कंटेंट पूरा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड ऑल दैट, समझ में आ रहा है पक्का। तो ये ऐसी चीजें अगेन चिल्ड्रन जो 12th में आप पढ़ पाओगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इस डायग्राम में एक चीज और ऐड करता हूं अभी। डायग्राम इज क्लियर टू एवरीबॉडी चिल्ड्रन? आपको एट द बॉटम नजर आ रहा है ₹6 लाख, नजर आ रहा है पक्का? चलिए ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं जरा ओवर राइट कर देता हूं। चिल्ड्रन विजिबल? कंसिडर दिस एज व्हाट इज नोन एज कंट्री के अंदर की कमाई। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? तो क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम। हमने एक्सपोर्ट किए गुड्स तो मनी विल कम इन। हमने बच्चों कुछ चीजें इंपोर्ट की, मनी विल गो आउट। इतना समझ में आता है? इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स यूएस में हैं जो अपनी कमाई इंडिया में भेज रहे हैं, कुछ अफ्रीकन इंडिया में हैं जो अपनी कमाई अफ्रीका भेज रहे हैं। तो ऑल दैट मनी विच इज कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इंडिया, आई रिपीट, फ्रॉम फॉरेन कंट्री चिल्ड्रन टू इंडिया, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम
अब्रॉड, क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एंड सम पीपल आर वर्किंग इन इंडिया बट दे बिलोंग टू अदर कंट्री. तो वो यहां से पैसे कमाकर ले जा रहे हैं. दिस विल बी कॉल्ड एज इनकम टू अब्रॉड. तो मान लीजिए कि आपकी कंट्री में 2 लाख रुपीस बाहर से आए और 50,000 रुपीस यहां से बाहर गए. तो चिल्ड्रन, नेट वी रिसीव्ड और नेट वी पेड. सर भी 2 लाख इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर आया और 50,000 यहां से गया. तो नेट हमें मिला कि गया? सर 1.5 रिसीव. यस, नेट 1.5 लाख रिसीव्ड. इसको बोलते हैं आप नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. 6 लाख की इनकम में जब आप इसे जोड़ देंगे बच्चों, तो सो कॉल्ड ये वाला 6 लाख और ये वाला 1.5 लाख, दोनों मिलाकर व्हाट वुड बी द फाइनल वैल्यू चिल्ड्रन? 7.5 lakhs. ये बन जाएगी व्हाट? नेशनल इनकम. अब डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस समझ में आ गया ठीक से? चलिए अपडेट कर लीजिए. चलिए, सो बच्चों ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? तो अब इनकम की बात उठी है तो मैं थोड़ा सिटीजनशिप वगैरह का एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं सबके दिमाग में. ध्यान से सुनिएगा. देयर आर 2 words which always confuse us: citizen and रेस्टोरेंट, नहीं रेजिडेंट. ध्यान दीजिएगा बातों बच्चों, ध्यान दीजिएगा. मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूंगा, ठीक है? अगर आप या आपके सो कॉल्ड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी बच्चों अनडिवाइडेड इंडिया 1947 से पहले पैदा हुआ है, बिफोर और आफ्टर इंडिपेंडेंस, यू विल बी सर्टिफाइड टू बी कॉल्ड एज एन इंडियन सिटीजन. सर मान लीजिए पैदा होते ही हम चाइना चले गए, तो आपकी आंखें पहले तो ऐसी हो जाएंगी छोटी छोटी. समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? तो सर फिर हम चाइना के सिटीजन होंगे कि नहीं होंगे? अब 15-17 साल आप रह लिए, चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको सिटीजन की तरह कबूल कर लेता है तो आप हो गए. तब आप इंडियन सिटीजन नहीं होंगे चिल्ड्रन. तब आपको बोला जाएगा जियो का भाई पियो हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. व्हाट? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. कल्पना चावला जी का नाम सुना है? शी बिकेम द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. लक्ष्मी निवास मित्तल जी का नाम सुना होगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक आर्सलर मित्तल. 90s में उनका परिवार कोलकाता से शिफ्ट हो गया लंदन. समझ में आ गया? उनकी पढ़ाई तो इंडिया की है, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, ग्रेजुएशन बीए का वहीं से किया उन्होंने, और वो फैमिली शिफ्ट हो गई वहां पे. अगर मैं आपसे बोलूं कि उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप को डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडियन सिटीजन नहीं है और ब्रिटिश पासपोर्ट उनको मिल गया, तो दे आर नॉट इंडियन सिटीजन. दे आर नॉट इंडियन सिटीजन. अभी मैं इसके ऊपर तो आया नहीं हूं. दे आर नॉट इंडियन सिटीजन बट स्टिल दे आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. व्हाट इट क्लियर? क्यों? वो खुद ही हिंदुस्तान में पले बड़े. समझ में क्या? तो कोई बच्चा अगर कल शाम को यूएस के किसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ था बट उसके नाना नानी जी और दादा दादी जी हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे, पापा मम्मी भी वहीं पे ही पैदा हुए हैं, सॉरी टू से वो इंडियन सिटीजन नहीं होंगे. वो क्या होंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. समझ में आ गया? समझ में आ गया? बट इंडियन सिटीजन वो कब नहीं होंगे? जब उन्होंने एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर कर दिया कि हम हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मानते, हम इंडिया की सिटीजनशिप नहीं लेना चाहते. एल्स ग्रेट ग्रैंड पेरेंट तक भी अगर यहां पैदा हो गए और उसके बाद की जनरेशन किसी भी देश में पैदा हुई हो, दीज पीपल आर व्हाट चिल्ड्रन? सिटीजन्स. और अगर वो सिटीजनशिप को सरेंडर कर देते हैं एक्सप्रेसिवली लीगल इफेक्ट के थ्रू, स्टिल दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? तभी तो कल्पना चावला जी का क्रेडिट हम लेंगे, ऋषि सुनक जी का क्रेडिट हम लेंगे.
समझ में आई बात कि नहीं आई? Sir, PO is NRI. पीओ नहीं, पीआईओ नहीं, एनआरआई अब अलग हो गया। अगर हिंदुस्तान में आप, आपके पापा मम्मी, दादा दादी जी, दादा दादा पढ़ दादाजी पढ़ नानी जी हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो यू आर ऑल्सो अ सिटीजन। बट अगर आपने एक्सक्लूसिवली यहाँ की सिटीजनशिप सरेंडर कर दी और आपने किसी दूसरे देश का पासपोर्ट ले लिया, ब्रिटिश पासपोर्ट आपको मिल गया, तो यू आर नाउ अ फॉरेनर इन इंडिया। यू आर नाउ अ फॉरेनर इन इंडिया। आप गूगल करिएगा बच्चों और ये नाम ढूंढिएगा, नीरज चोपड़ा नहीं, नीरज अरोड़ा। ही इज वन ऑफ द CEOs ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज। स्टार नेटवर्क का नाम सुना है? स्टार नेटवर्क का नाम नहीं सुना? अरे स्टार प्लस आता होगा आपके घर में, आता है ना, तो वो स्टार नेटवर्क वालों का ही है। गॉट इट क्लियर? तो ही इज द CEO देयर, माय सेकंड कजन बेसिकली। गॉट इट क्लियर? हिंदुस्तान में ही रहे, प्रयागराज सिटी के फेमस सेंट जोसेफ स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से इन्होंने बीकॉम सेकंड डिवीजन में पास किया, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स से एक डिप्लोमा किया, फिर उन्होंने फर्दर 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 पढ़ाई लिखाई की, जी टीवी ज्वाइन किया एंड ऑल दैट, तो बड़े मीडिया इंडस्ट्री में चले गए एंड प्रेजेंटली इज द CEO देयर। इन्होंने इंडियन पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। नाउ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्यों? क्योंकि ये खुद भी हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे। समझ में आ गई बात? और अब इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो ही इज अ ब्रिटिशर, ही इज अ ब्रिटिशर। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया क्या? हाँ सच में, झूठ थोड़ा बोल रहा हूं। आप गूगल कर लीजिए, गॉट इट क्लियर? आपको नजर आ जाएगा। मैं भी थोड़ी देर पे आपको दिखाता हूँ, लेक्चर रिकॉर्डेड है, झूठ थोड़ा बोलूंगा आपसे। हाँ कजन वाली बात एकदम सही है। मैं आपको फोन नंबर भी देता हूँ, फोन करके पूछ लीजिएगा। सौरभ मल्होत्रा को जानते होंगे यहाँ, और कैसे हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? अब किस पे आएंगे हम लोग? रेजिडेंट। एनआरआई सुना होगा ना? तो लोग दो तरह के होते हैं टैक्स की भाषा में, एक आर होते हैं, एक एनआरआई होते हैं। आर मतलब RI, रेजिडेंट इंडियन, और एक होते हैं नॉन रेजिडेंट। बहुत ढेर सारी कंडीशन है बच्चों, इनकम टैक्स की क्लास पूरी लग जाएगी यहाँ पे। पिछले साल अगर कोई भी इंसान 182 डेज या उससे ज्यादा फिजिकली हिंदुस्तान में प्रेजेंट था तो वो कौन होगा? रेजिडेंट। और नहीं था तो नॉन रिलायबल इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है जिसको अंग्रेजी में रेजिडेंशियल बोल दिया गया है, रियलिटी में एनआरआई का फुल फॉर्म नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है, नॉन रेजिडेंशियल नहीं होता। और मजाक मजाक में क्या होता है? नॉन रिलायबल इंडियन, बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। अच्छा सर, मान लीजिए हम पिछले साल, पिछला साल कौन सा हो गया बच्चों? 2022-23 नहीं थे 182 दिन हिंदुस्तान में, ठीक है। सरकार कह रही है एक और रूल चेक कर लो। 2022-23 में 60 डेज और मोर प्लस 2021-22, 2021, 1920 एंड 1890, इन 4 इयर्स में मिलाकर अगर आप 365 दिन या उससे ज्यादा थे तब भी आप बन जाएंगे व्हाट? रेजिडेंट। तो अगर किसी भी इंसान को इंडिया में रेजिडेंट बनना है तो पिछले साल 182 या उससे ज्यादा दिन। और बच्चों, और अगर ये थ्योरी उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रही है तो एक और थ्योरी है, दैट इज पिछले साल में 60 प्लस उसके पिछले 4 इयर्स में 365। इन दोनों में से जो मछली फंस जाए वो रेजिडेंट हो जाती है। अब कहीं ना कहीं तो फंसी जाओगे ना। क्रिस गेल का नाम सुना है? हु वाज ही, हु इज ही? क्रिकेट। मर गए कि जिंदा है? जिंदा है। 184 दिन हिंदुस्तान में IPL खेले। भारत सरकार कहेगी बेटा तुम रेजिडेंट हो, कहेगा मैं 184 दिन था ही नहीं, मैं तो सिर्फ 180 दिन था, फिर तो मेरा प्लेन चला गया। अच्छा, इस वाले रूल से उसको फंसा लिए। हर साल 70-80 दिन वो इंडिया में रहे, हर साल। तो पिछले साल भी 80 डेज थे, 60 ज्यादा, और उसके पिछले 4 साल में भी 365। तो क्रिस गेल साहब क्या बन गए? सरकार कहेगी बेटा जो IPL में कमाए हो ना उस पर टैक्स देके जाओ। मैं वोट दूंगा अगले साल मोदी जी को, ठेंगा तुम वोट दोगे।
तुम सिटीजन नहीं हो, तुम समझ में आया? सर समझ में आ गया क्यों डेफिनेशन बनाई गई है। तुम वोट तो नहीं दे सकते, हम टैक्स तुमसे जरूर ले लेंगे। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट चिल्ड्रन? पक्का? कंफर्म? क्लियर? और अगर ये इंसान इन दोनों में से किसी भी रूल को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो क्या होगा बच्चों? एनआरआई। मान लीजिए आपकी मौसी हर साल 80 डेज के लिए इंडिया आती है, हर साल, और पिछले 10 साल से वो पढ़ाई वहीं पे कर रही थी, फॉरेन कंट्री में, किसी भी देश में, व्हाट इट क्लियर, यूएस, जापान, न्यूजीलैंड, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ताइवान, कहीं पे भी, रशिया वगैरह कहीं पे भी, बट हर साल 75-80 डेज के लिए इंडिया आती हैं, तो वो किसी साल भी 182 डेज तो नहीं रही। तो इस रूल के हिसाब से शी इज नॉट रेजिडेंट, क्योंकि भाई पैदा यहां पे हुई है तो सिटीजन है। अनटिल अनलेस त्याग ना दिया उन्होंने यहाँ की सिटीजनशिप को, तो वो क्या बन जाएंगी? जियो की बहन यो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझ में आ गया? तो वो फॉरेनर है क्योंकि उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप को त्याग दिया, सिटीजनशिप को त्याग दिया। समझ में आ गया? नाउ शी इज अ फॉरेनर। अब भारत सरकार कह रही है यहां आके 70-75 दिन मौसी जी आ रही हैं, यहाँ पे बढ़िया फैशन शो ऑर्गेनाइज करती हैं, ढेर सारा रेवेन्यू जनरेट करके अपने देश ले जाती हैं, गवर्नमेंट को क्या फायदा? गवर्नमेंट ने कहा मौसी जी हर साल आप 75 दिन आ रही है ना, पिछले साल भी आई, उसके पिछले साल में तो 75 कितना हुआ? 300, बट 365 नहीं हो पाया, 365, तो मौसी जी क्या होंगी? एनआरआई। पिछले साल मौसी जी 75 डेज के लिए आई, उसके पहले हर साल 100 दिन के लिए आई हैं, तो 4 साल में कितना आई थी? 400 दिन आई। पिछले साल 75 डेज आई, इस रूल में फंसा लिया गया उनको, क्या बन गई वो? रेजिडेंट। सर दोनों में फर्क क्या होता है? मैं फर्क आपको बताता हूं, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। आपको इनकम टैक्स का समझ लीजिए, मैंने एक लेक्चर पढ़ा दिया आज। बच्चों दो तरह की इनकम पे भारत सरकार टैक्स लेती है। कौन सी दो तरह की इनकम? एक होती है चिल्ड्रन इंडियन इनकम, और एक होती है फॉरेन इनकम। सर अब ये क्या कहानी है? मेरे को लग रहा है कि टैक्स थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, बट समझ में आ रहा होगा, इजंट इट? कोई भी ऐसा पैसा जो ओरिजिनेट हुआ इंडिया से और मिला भी इंडिया में, दैट इनकम इज नोन एज इंडियन इनकम। समझ में आ गया? एनी इनकम विच ओरिजिनेट्स टू मी एंड यू फ्रॉम इंडिया एज वेल एज रिसीव्ड इन इंडिया इज नोन एज व्हाट? इंडियन इनकम। समझ में आ गया? तो आपने मेरे को फी दी इंडिया में, आप भी इंडिया के हैं, मैं भी इंडिया का हूं, तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन? इंडियन का। जो बिडेन के भतीजे को मैं पढ़ा रहा हूं, यूएस से ऑनलाइन क्लास कर रहा है मेरी, समझ में आ गया? नालायक टाइप का कहीं पढ़ नहीं पाया, बिड्डू ने बोला तुम पढ़ा दो उसको, मैंने पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। तो इनकम ओरिजिनेट कहां से की बच्चों? फॉरेन कंट्री से। समझ में आ गया? और मैंने स्विस बैंक में एक अकाउंट खुलवा लिया, गई भी कहां पे? फॉरेन कंट्री में। क्या इंडिया में आई? नो। उत्पन्न भी बाहर हुई, प्राप्त भी बाहर हुई, इट इज फॉरेन इनकम, इट इज फॉरेन इनकम। तो जो इनकम ओरिजिनेट इंडिया के बाहर हो, सर अंडमान निकोबार आइलैंड, अरे वो तो इंडिया का हिस्सा है, वो तो इंडिया का हिस्सा है, तो ओरिजिनेट भी कंट्री के बाहर हो और मिले भी कंट्री के बाहर, इट इज फॉरेन इनकम। समझ गए? समझ गए? ओरिजिनेट इंडिया में हुई हो और मिली भी इंडिया में हो, क्या हुई? इंडियन इनकम। सवाल आ गए होंगे दिमाग में, सर जो बिडेन अमेरिका का है बट पैसा आपके आईसीआईसी बैंक में इंडिया में आया, ओरिजिनेट तो बाहर हुई बट मिली कहां? इट्स ऑल्सो इंडियन इनकम, इट्स ऑल्सो इंडियन इनकम। ओरिजिनेट इंडिया से हुई बट मैंने स्विस बैंक में पैसा ले लिया, इट इज ऑल्सो। सर समझ गए? दोनों पॉइंट अगर देश के बाहर के हैं तो फॉरेन इनकम, दोनों पॉइंट इंडिया के अंदर के या एक पॉइंट इंडिया के अंदर का तो इंडियन। फिर से सुनिएगा, इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई, इंडिया में ही मिली, इट इज इंडियन। ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटसाइड, रिसीव्ड इन इंडिया, ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड, इंडियन इनकम। समझ में आ गया? तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाते पढ़ाते इनकम टैक्स अभी एक लेक्चर आज हो गया है। ओके चलिए, तो अगर आप रेजिडेंट हैं बच्चों, आपको दोनों इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। आई रिपीट, अगर आप रेजिडेंट हैं चिल्ड्रन तो आपको दोनों इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, इंडियन इनकम पे भी और फॉरेन पे भी। तो जो मैंने आपसे फी ली, इंडिया में ओरिजिनेट हुई, इंडिया में मिली, मैं टैक्स दूंगा। जो बिडेन ने मेरे को इंडिया में पैसा भेजा, मैं टैक्स दूंगा। आपने मेरे स्विस बैंक में पैसा जमा कराया, मैं टैक्स दूंगा।
बट जो पैसा जो बिडेन साहब ने इंडिया के बाहर से इंडिया के ही बाहर भेज दिया, मैं उस पर भी टैक्स दूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं सर? दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंडियन टैक्स पेयर्स। खोपड़े में बात गई। तो रेजिडेंट को, बेचारे को, दोनों इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। समझ गए? समझ गए? समझ गए? आपकी मौसी जी हर साल इंडिया 50 डेज के लिए आती हैं, 60 डेज के लिए आती हैं, 75 डेज के लिए आती हैं। क्या पिछले साल थी वो इस लिमिट के हिसाब से इंडिया में? अरे 75 दिन आ रही है, बट इसके हिसाब से तो 300 दिन उन पे आ रहे हैं, तो वो क्या हुई? एनआरआई। तो आपकी मौसी जी को इंडियन इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, फॉरेन इनकम पे नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने अगर फैशन शोज इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइज किए, जो कमाया सब पे भारत सरकार टैक्स लेगी। आपकी मौसी जी ने जो इंडिया में लैक्मे फैशन वीक ऑर्गेनाइज करवाया, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जो चाइना में फैशन वीक ऑर्गेनाइज करवाया, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ में आया? तो क्या बेटर है बच्चों, टैक्सेस के हिसाब से एनआरआई बन जाए, ये वाली इनकम पे टैक्स बच जाएगा, इस पे देना पड़ेगा। अगर भाग जाएंगे तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, कॉलर पकड़ के ले आएंगे वो लोग, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिस गेल इंडिया आ रहा था, इस रूल के हिसाब से वो क्या है, अगर वो भागता भी है तो जो मुंबई नाइट राइडर्स, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी होती है, ये लोग जो पैसा देती है ना, उन्हीं को पहले टैक्स काट के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो हम क्रिस गेल से पैसा नहीं लेंगे, हम अंबानी जी से बोलेंगे आपकी टीम का प्लेयर था ना, आप टैक्स दो उसका। अरे किसी का भी था, हम कौन यहाँ पे आईपीएल पे बैटिंग करने बैठे हैं। तो बच्चों सिटीजन और रेजिडेंट का मतलब समझ में आ गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में ये शब्द नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा। इनकम टैक्स की किताब में ये शब्द नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा। तो रेजिडेंट चार्टर टैक्सेशन के हिसाब से है, सिटीजन चार्टर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। समझ में आ गया? मोहम्मद अली जिन्ना जी का नाम सुना है? पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। यस, वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है चिल्ड्रन, बट उन्होंने एक्सप्रेसिवली यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ दी थी। समझ में आया कि नहीं आया? सोनिया गांधी जी को जानते हैं? राजीव गांधी जी से जब उनकी शादी हुई, शी बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ, बट उनके पास इटली की भी सिटीजनशिप है, इटली की भी है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? कंफर्म? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? पाकिस्तान पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो लोग नहीं मानते उसको, क्योंकि दे हैव एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेसिवली डिनाइड दिस फैक्ट। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात? पक्का? कंफर्म? मैं बचपन में कभी सब्जी खरीदने जाता था, मम्मी 50 रुपए देती थी, 40 की सब्जी आती, 10 की आइसक्रीम खा लेते थे। मम्मी डांटती थी, ये क्या हुआ? मैंने कहा अपने बेटे को ही दे रही हूँ, किसी और को थोड़ा दे रही हूँ। समझ में आ गया? ऑल इंडियन आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। खोपड़े में बात गई। तो आप जिस घर में रहते हैं प्रॉपर्टी आपकी है, आप वहां के सिटीजन है, आप उसको बेच नहीं सकते। दोनों डिफरेंसेस क्लियर हो गए बच्चों? पक्का? तो जब आप नेशनल इनकम पढ़ते हैं, फोकस इज ऑन रेजिडेंट। तो लक्ष्मी निवास मित्तल जी सिटीजन है ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड के, इंडिया के नहीं है। इंडिया के हर साल 200 दिन हिंदुस्तान रहते हैं। ही इज अ, जो पैसा हिंदुस्तान में कमाया उस पर भी टैक्स देंगे, जो लंदन में कमाया उस पर भी टैक्स देंगे। समझ में आया? तो सर लंदन में भी टैक्स देना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, वहां की गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देगी फिर उनको, और वो पैसा जो हमने उनसे फॉरेन इनकम पे लिया ना टैक्स, वो हम लंदन भेजेंगे बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया? मिटा दूं पूरा इसको? सर तो और कंट्रीज में भी ऐसा होगा कि वहां के यहाँ रह रहे हैं। हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया से यूएस जाते हैं जॉब के लिए, इस साल आप यूएस गए, पिछले साल तो आप इंडिया में थे, पिछले साल तो ये अप्लाई हो रहा था, तो आप क्या बन गए? अगले साल आप पूरे 360 दिन यूएस में रहे, तो इंडिया में आप रेजिडेंट नहीं है, आप क्या हो गए? एनआरआई। समझ में आ गया? तो अगर आप इंडिया में कोई पैसा कमाते हो तो यू हैव टू पे टैक्स, अगर आप यूएस में कमाते हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? इसीलिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में मेरे ब्रदर इन लॉ ने जॉब लिया, खूब जॉब किया, कुछ साल बाद ही वेंट टू यूएस, टीसीएस में ही, बट टीसीएस ने बोला कि यहां पे रिजाइन करो। अरे मैं क्यों रिजाइन करूं? हम आपको टीसीएस ग्लोबल में जॉब देंगे। मतलब सर फर्क क्या पड़ेगा? टीसीएस इज एन इंडियन कंपनी, अगर आप इसमें जॉब करते हो बट यूएस में बैठते हो, तो माना जाएगा कि आपकी इनकम ओरिजिनेट कहां से हुई, मिली कहां से? फॉरेन कंट्री में, तो वो इंडियन इनकम मानी जाएगी, प्रभु टैक्स देना पड़ेगा।
तो टीसीएस ने रेजिग्नेशन लिया एम्प्लॉय का और कहां पे ज्वाइनिंग करवा दिया, अपॉइंटमेंट करवा दिया, टीसीएस ग्लोबल। इट्स एन अमेरिकन कंपनी। इनकम की उत्पत्ति कहां से हुई, मिली भी कहां पे, समझ में। और अगले साल तो आप रेजिडेंट होंगे ही नहीं, क्योंकि आप इंडिया में रहे ही नहीं, एक दिन भी वहीं रहे, तो आपकी इस इनकम पे टैक्स बच जाता है। तो अमेरिका को देना ही पड़ेगा क्या अमेरिका आपसे टैक्स काटेगा ना, अमेरिका आपसे टैक्स काटेगा ना, तो दो दो जगह टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना आपको। लॉजिक समझ में आ गया, बात वही पड़ेगी। बट इंडिया में आप जब टैक्स देते हो तो बदले में बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, जीरो, क्योंकि आप तो बाहर काम कर रहे हो, आपने सिर्फ टैक्स दिया, सरकार से कोई फायदा थोड़ा मिला। यूएस में अगर आप, मैं कहता हूं उतना ही टैक्स देते हो, आपके बच्चे सुपर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते तो फ्री में कम से कम। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। चलिए ये समझ जाएंगे सब लोग इजिली। खैर इतना ज्यादा आपको पढ़ना नहीं था, रिकॉर्डिंग देख के आप अपडेट कर लीजिएगा इसको। कोई क्वेरी चिल्ड्रन, ये सबको समझ में आ गया रेजिडेंट और सिटीजन का कॉन्सेप्ट। चलो तो नेक्स्ट क्लास में चिल्ड्रन पर कैपिटा तो मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें कुछ खास है नहीं, इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। डेवलपमेंट हम टेकअप करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू चिल्ड्रन।